आज की कहानी एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी कहूँ तो इश्क की है, लेकिन फिर इश्क को क्यों बदनाम करूँ, तो शायद लालच की कहानी ज़्यादा है। कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे राजेश गौतम, उम्र 40 साल। राजेश गौतम के पिता की मौत हो चुकी थी। कुल 3 भाई, तीनों भाइयों में बेहद प्यार। पिता अच्छे खासे ज़मींदार थे। उन्होंने करोड़ों की वसीयत छोड़ी। तीनों भाई के जो हिस्से में ज़मीन आई, उस ज़मीन की कीमत ही करीब 20 करोड़ से ज़्यादा होगी, अलग अलग। तो राजेश के हिस्से में भी काफ़ी रकम आई और राजेश एक तरह से कुल मिलाकर अगर कहें तो 30-40 करोड़ रुपए का मालिक। लेकिन दूसरी तरफ राजेश एक सरकारी स्कूल में टीचर, तो पढ़ा लिखा अपनी नौकरी भी कर रहा था और नौकरी के साथ साथ चूँकि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, वो साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी बिजनेस किया करता था। 2012 में घर वालों ने अच्छी सी एक लड़की देखी और राजेश की शादी कर दी। राजेश की दुल्हन का नाम था पिंकी। अब शादी हुई, दोनों के बीच सब कुछ ठीक, वक्त बीतता रहा। राजेश और पिंकी को 2 बच्चे हुए, 2 बेटे। फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक था, घर में भी सब कुछ ठीक, खुशियाँ, सारी चीज़ें चल रही थी। कोरोना काल तक, 2020 तक 10 साल हो चुके थे दोनों की शादी को, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तो संपन्न परिवार, कोई झगड़ा और ये भी नहीं। राजेश अपना स्कूल जाता है, स्कूल के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग के अपने धंधे में वक्त देता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो चाहे कितना बिजी हो, सुबह रोज़ाना वो 6 बजे उठता और मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाता। और हमेशा अपने बच्चों को भी, जब उसके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो उन बच्चों को भी साथ ले जाता। मॉर्निंग वॉक के बहाने उनसे वो बातें भी करता। तभी 2021 की बात है। कानपुर में ही एक राजेश का अच्छा खासा बड़ा सा प्लॉट था, उसकी कीमत भी अच्छी खासी थी। तो उसने कहा कि इस प्लॉट पे कुछ बनाते हैं, फ्लैट टाइप या कोठी टाइप, ताकि काम आए। पैसे तो थे ही। अब उसने उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया। अब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आपको मजदूर और मिस्त्री चाहिए। तो उसे पता था कि एक राज मिस्त्री है जो बेहद, जिसके अंदर हुनर है और अच्छा खासा उसका नाम है इस काम में, फ्लैट बनाने या कोठी बनाने में। शैलेंद्र कुमार उस राजमिस्त्री का नाम। उसकी उम्र भी करीब यही 40-42 साल के दरमियान होगी, यानी कि वो राजेश का हम उम्र था। 2021 में राजेश ने शैलेंद्र को अपनी प्लॉट पर कोठी बनाने का काम दे दिया। बोला तुम ये करो। अब जब ये काम चलता है तो लंबा चलता है, कम से कम 1-2 साल 3 साल भी घर बनाने में लग जाते हैं। तो अब घर बनना शुरू हुआ उधर। इधर राजमिस्त्री का राजेश के घर आना भी शुरू हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी पैसे लेने, कभी कोई सामान लेना है, कभी कुछ और। तो जब राजमिस्त्री का राजेश के घर में आना जाना शुरू हुआ तो शुरुआत तो बड़ा नॉर्मल था, फिर पता नहीं क्या हुआ, 4 नज़रें मिली और प्यार हो गया। अब इनमें से 2 नज़रें जो थी, 2 निगाहें, वो राजेश की पत्नी पिंकी की थी और 2 उस राजमिस्त्री शैलेंद्र की। अब जो राजेश था उसकी ज़िंदगी बड़ी बिजी थी। वो सुबह उठता और स्कूल का टाइमिंग यही होता, तो वो 7-7:30 स्कूल चला जाता। स्कूल से लौटता करीब 3 बजे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद 4 बजे से वो अपना साइट का प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा देखता। फिर रात करीब घर आते आते 7-8 बज जाते। तो कुल मिलाकर वो ज़्यादातर वक्त घर के बाहर ही बिताता और घर में 2 छोटे बच्चे और पिंकी अकेली। तो अब 2021 में जब घर बनना शुरू हुआ तो राजमिस्त्री का घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे इस आने जाने के चक्कर में पिंकी राजमिस्त्री को अपना दिल दे बैठी। अब दोनों में प्यार हो गया, प्यार परवान चढ़ा। उन्हें मालूम था राजेश घर में रहता नहीं है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। वक्त या फिर बंदिश कोई थी नहीं, क्योंकि टाइम टेबल सबको पता था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ऐसे इश्क मुश्क छुपाए नहीं जाते, ज़्यादा लंबे वक्त तक छुपते नहीं। पड़ोसियों की नज़र पड़ी, उन्होंने देखा यार इस
घर में, राजेश के घर में, ये राजमिस्त्री का कुछ आना ही जाना है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आता है तो एक वक्त होता है, लेकिन उसका कभी भी आना और आने के बाद घंटों घर में रहना, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया। ये बात राजेश के कानों तक पहुंची। अब राजेश ने राजमिस्त्री पर नज़र रखनी शुरू की। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि हाँ, वो फ़ोन पे कह भी देता ये काम है, ये पैसे मैं दे रहा हूँ, घर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो घर पहुँच जाता। अब राजेश को भी शक यकीन में बदल गया। तो उसने फिर एक रोज़ राजमिस्त्री को बुलाया और उसने कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे, हिसाब किताब बराबर, आज के बाद काम कोई और करेगा और तुम मेरे घर नहीं आओगे। उसने राजेश को अच्छे से समझाया। राजेश ने शैलेंद्र राजमिस्त्री को और उसे रवाना कर दिया। उसके बाद उसने अपनी बीवी पिंकी से कहा कि देखो, ये जो लोग हैं घर में आते हैं, 10 बातें होती हैं, तो तुम इससे भी मिलना जुलना छोड़ दो। इनडायरेक्ट वे में उसको समझाया, लेकिन ये बात दोनों को बड़ी नागवार गुजरी। पिंकी को लगा कि वो जिससे प्यार करती है, उसका पति, उसका शौहर, उसके रास्ते में दीवार बन गया है। उधर राजमिस्त्री शैलेंद्र को भी लगा कि अब घर आने जाने पर रोक लग गई है, वो पिंकी से मिले बिना रह नहीं सकता। तो दोनों बेचैन, दोनों ने फिर फ़ोन पे बातें करनी शुरू की। कुछ वक्त तो फ़ोन पे बातें और चैट से गुजारी। फिर ये तय हुआ कि ये कब तक चलेगा, कुछ हल निकालना चाहिए। कायदे से हल निकल सकता था। अगर इतनी मोहब्बत थी तो पिंकी राजेश को तलाक देकर शैलेंद्र से शादी कर सकती थी, लेकिन यही मोहब्बत में मिलावट वाली बात आ गई। पिंकी शैलेंद्र के साथ ज़िंदगी तो गुजारना चाहती थी, लेकिन साथ में वो राजेश की तमाम दौलत, विरासत, वो ऐशो आराम, वो भी अपने साथ ले जाकर शैलेंद्र के साथ उसी तरीके से जीना चाहती थी, गरीबी में नहीं। एक राजमिस्त्री की सिर्फ बीवी बनकर नहीं जीना चाहती थी। यानी उसे प्यार भी चाहिए था, साथ में दौलत और सारी आराम व आसाइश भी। अब यहीं से हुआ कि क्या किया जाए कि दोनों चीज़ें आए। अब राजेश को तलाक देने का मतलब उसकी जायदाद से बेदखल, तो होना यह है कि अब राजेश को ही रास्ते से हटा दो। दबी जुबान में दोनों ने पहले एक दूसरे को टटोला, लगा कि दोनों की नीयत एक ही है, तो फिर खुलकर दोनों बातें करने लगे, शैलेंद्र और पिंकी। इसके बाद हुआ कि कैसे, तो ऐसे कि हादसा लगे या फिर किसी को शक भी ना हो। अच्छा, उधर प्रॉपर्टी का काम है, बेशुमार दौलत है, लेकिन भाइयों में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। कभी किसी चीज़ को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बाप ने बड़े अच्छे से बंटवारा किया था और भाई में वैसे भी बचपन से मोहब्बत थी। तो क्या किया जाए? टीवा की सबसे आसान रास्ता, जहर देकर मार दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, यूं लगेगा कि कोई बीमार हो गया, या फिर कोरोना काल में तो वैसे ही सब कुछ हो रहा था, तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों में हुआ कि तय ठीक है। शैलेंद्र ने एक दिन जहर लाकर पिंकी को दिया और बोला इसको खाने में मिलाकर खिला दो। पिंकी ने खाने में मिलाकर खिला दिया। खाना खाते ही शैलेंद्र जो जहर लाया था, उससे राजेश की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखा, लेकिन जहर के बारे में पता नहीं चला। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और फिर ठीक हो गया, वापस लौट आया। जहर वाला फार्मूला नाकाम हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि यह बीमारी जहर की वजह से हुई थी। अब पहला मिशन नाकाम। पिंकी और शैलेंद्र परेशान कि अब क्या करें। फिर हुआ कि नहीं, अब दोबारा फिर जहर दें और हॉस्पिटल जाएं और कहीं कोई टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, क्योंकि ये पढ़ी लिखी फैमिली, टीचर था राजेश, वाइफ भी पिंकी भी पढ़ी लिखी, तो लगा पकड़ में आ जाएंगे। तो हालांकि घर वालों को उस वक्त लगा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है किसी ने मिला विला कर खिला दिया, जो आमतौर पर लोग बात करते हैं, नज़रें लगा दी या कुछ और। तो बात लेकिन वहीं पर आएगी, ख़त्म हो गई, क्योंकि राजेश ठीक ठाक होकर घर लौट आया था। अब ये हुआ कि जहर का आइडिया कैंसिल, अब दूसरा कोई प्लान बनाया जाए। तो दूसरा ये था कि किसी सुपारी किलर को हायर किया जाए। सुपारी किलर जान लेगा, उसके बाद अब इतने पैसे थे, इतनी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी डीलर का धंधा था, तो कहीं भी कोई भी दुश्मनी निकाली जा सकती है। और सुपारी किलर कत्ल करेगा तो उसमें हम पे तो कोई आँच आएगी नहीं। अब ये हुआ कि ढूंढा जाए। शैलेंद्र ने ढूंढा 2 लोगों को, उनसे बात की, 4 लाख रुपए में डील डन हुई। तब ये हुआ कि 4 लाख रुपए दे दो पहले, तब काम होगा। पति को रास्ते से हटाने के लिए इतनी ज़्यादा
बेचैन थी पत्नी पिंकी कि उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, पैसे उसके पास बेशुमार थे। उसने 4 लाख उठाए और सुपारी किलर को दे दिए। सुपारी किलर ने पैसे लिए और कहा कि ठीक है, इतने दिनों के अंदर काम कर देंगे। वो सारे दिन बीत गए, लेकिन राजेश जिंदा रहा। अब पिंकी परेशान, उसने पूछा शैलेंद्र से क्या हुआ। अब शैलेंद्र उस सुपारी किलर को ढूंढे, उसका मोबाइल वो सब कुछ बंद, गायब। अब उसको ढूंढा जा रहा, उसकी खबर की जा रही, लेकिन दोनों सुपारी किलर गायब। तो बाद में एहसास हुआ कि सुपारी किलर ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। पैसे तो ले लिए और लेने के बाद वो भाग गए। अब उसके खिलाफ मुकदमा भी क्या दर्ज कराएं कि भाई सुपारी किलर जो है हमारे सुपारी के पैसे लेके भागा है, तो उल्टे ये कंप्लेनेंट भी अंदर हो जाएंगे। तो खैर दोनों खून के आए, आंसू पीकर रह गए। अब ये हुआ कि अब क्या, एक बार और इन्होंने किसी सुपारी किलर को ट्राई किया, 2 बार किया, लेकिन वहाँ पे भी काम बनी नहीं, क्योंकि अब पहली बार पैसे दिए थे, वो भाग गया तो ये थोड़े संभल गए थे, लेकिन वो फाइनल हुआ नहीं। और उन्होंने सुपारी किलर को टारगेट नहीं बताया था कि कौन है। वक्त बीतता जा रहा था, दोनों के मिलने मिलाने पे पाबंदी थी और दोनों बेचैन थे कि रास्ते का कांटा हटे तो हम मिले और उसकी दौलत पर फिर हम अपना एक महल बनाएं। तो ये सुपारी किलर, जहर, सारी चीज़ें नाकाम हो गई। तो फिर इन दोनों ने तय किया कि क्यों किसी और का सहारा लिया जाए, चलो खुद इस काम को अंजाम देते हैं। पिंकी ने कहा कि हाँ चलो खुद से करते हैं, ताकि हम डेट श्योर भी हो जाएंगे कि पति मर चुका है। अब इसके बाद कैसे? तो हुआ कि मौत ऐसी हो कि दुनिया को लगे कि एक रोड एक्सीडेंट है, सड़क हादसे में जान गई है। सड़क हादसे में रोज़ाना इतने लोग मरते हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में मारने के लिए कार भी चाहिए। अब राजेश के कार से ही तो राजेश को कुचल नहीं सकते हैं, तो शक हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो फिर इन्होंने एक इको कार कहीं से सेकंड हैंड खरीदी, लेकिन उसके नंबर प्लेट चेंज कर दिया, फर्जी नंबर प्लेट लगाया। अब ये हुआ कि इसी इको कार से उसको कुचलेंगे तब जब वो तन्हा सड़क पर होगा, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगी, लोग ज़्यादा नहीं होंगे, तो तेज़ स्पीड में, और हमें लोकेशन पता होगा कि कब कहाँ से गुजर रहा है, उसको कुचल कर मार डालेंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे। फाइनल हो गया ये आइडिया। अब इसके बाद ये हुआ कि एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ, मानो मारा, गाड़ी ख़राब हो गई, तो फिर उतर के कहाँ भागेंगे। तो एक दूसरी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें बैठकर हम लोग वहाँ से निकल सकें और इस गाड़ी को छोड़ दें, क्योंकि उस गाड़ी का मालिक या मालिकान के बारे में कोई इनसे तार नहीं जोड़ रहा था, यानी ना पिंकी से ना शैलेंद्र से। तो एक दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया। और फिर ये हुआ कि अब कब, तो घर की बेदी लंका ढाए पिंकी ने बताया कि मेरे पति को एक शौक़ है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का, और वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे चूँकि वर्किंग डे होता है, तो बहुत सारी सुबह सुबह कानपुर जैसी जगहों पे दुकानें भी खुल जाती हैं, लोग सड़कों पे भी होते हैं। सैटरडे को थोड़ी भीड़ कम होती है, ट्रैफिक भी कम होता है, क्योंकि वीकेंड शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं चलो अब आराम से सुस्ता हो, एक दिन मॉर्निंग वॉक पे ना जाऊँ तो क्या हो। लेकिन राजेश 7 दिन मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, इवन संडे भी। तो ये हुआ कि सैटरडे का दिन चुनते हैं। यही लास्ट मंथ था, 4 नवंबर, सैटरडे का दिन। तो वह कि सैटरडे को चुनते हैं। वो जैसे ही घर से निकलेगा, पिंकी शैलेंद्र को बताएगी। शैलेंद्र ने एक जो गाड़ी ली थी जो सेकेंड हैंड, वो भी एक लड़का था, उसको बोला कि तू ड्राइविंग सीट पे बैठेगा और हम दोनों उस कार में बैठेंगे। उसको भी कुछ पैसे देने थे। इधर अब एक दिक्कत ये थी कि जब भी राजेश मॉर्निंग वॉक पे जाता तो अपने बच्चों को लेकर जाता था। अब इधर पिंकी पति को बेशक मारना चाहती है, लेकिन माँ भी है, बच्चों का भी उसको ख्याल रखना है कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तब अजीब रिश्ता है। बच्चों के बाप को तो मारना चाहती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करनी चाहती है। तो फिर ये तय हुआ कि किसी तरह उस दिन वो बच्चे साथ लेकर बाहर ना निकले। इसकी गारंटी ली पिंकी ने। उसने कहा ठीक है। सैटरडे सुबह रूटीन के मुताबिक राजेश उठा और तैयार होकर 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा, बच्चों को उठाने लगा। पिंकी ने बहाना बना दिया
कि बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने दो। उसने भी कहा ठीक है, कई बार ऐसा हो चुका था। शैलेंद्र अकेला निकल पड़ा। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, पिंकी ने उसको फ़ोन किया, शैलेंद्र को। गाड़ी घर के पास आई, वो खुद गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि हाँ उसका पति मर चुका है। अब गाड़ी में 3 लोग थे, ये लोग बैठे। उसके बाद इन्होंने पहले ही इन्हें मालूम था कि रूट क्या है उसके मॉर्निंग वॉक का, और वो कौन सी जगह है। एक स्वीट शॉप था, उसी के पास आमतौर पे और कुछ था नहीं, और सुबह सुबह का वक्त, तो वहीं पे टक्कर मारने की, क्योंकि जगह भी ज़्यादा थी वहाँ पर। अब जो राजेश है वो बेखबर मॉर्निंग वॉक पर रूटीन की तरह जा रहा है, और पीछे से एक इको कार तभी बड़ी तेज़ी से आती है और राजेश को उड़ा देती है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर थी। राजेश सड़क पर गिर पड़ता है, सर में फिर चोट लगती है, खून बहने लगता है। लेकिन इस टक्कर से होता यह है कि इको की जो गाड़ी है वो फंस जाती है, ख़राब हो जाती है। तभी बड़ी तेज़ी से पीछे एक दूसरी गाड़ी आई, और उसमें ये सब उतर के बैठते हैं और मौके से भाग जाते हैं। अब गाड़ी वहीं थी और जो राजेश है वो वहीं तड़प रहा था। तब तक आवाज़ सुनकर कई लोग आए, कुछ ने देखा एक गाड़ी में भागते हुए लोगों को। फिर उन्होंने एम्बुलेंस और उसको पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, राजेश को अस्पताल ले गई, लेकिन देर हो चुकी थी, राजेश ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने तफ्तीश की तो चश्मदीद था ही, उसने बोला एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, पिंकी और उसके भाइयों तक खबर गई, पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल। इधर पिंकी इस हादसे के फौरन बाद घर पहुंच चुकी थी, बाकी लोग निकल लिए। तो अब पुलिस ने भी ये माना और देखा जो विटनेस थे कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, और पुलिस ने रोड एक्सीडेंट का ही मामला दर्ज कर लिया। 4 नवंबर की बात है। अब एक सिंपल सा केस था, पुलिस ने कहा चलो पता करते हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा। पहले दिन सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं देखा। उन्होंने देखा एक गाड़ी है, ये है, गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी था, तो उन्हें लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी राजेश के एक भाई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। उसने कहा कि हमें डाउट है कि हमारे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत इनकी नहीं हुई है, बल्कि इनको मारा गया, इनको जहर, बल्कि पहले भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। तो ये एक्सीडेंट एक दिखावा है। अब पुलिस ने जब कहा कि ऐसी बात है तो फिर जांच की तो फिर हॉस्पिटल पहुंचे जब वो तबीयत बिगड़ी थी जहर वाली। और उन भाइयों को इत्तेफाक से ये पता था कि एक राजमिस्त्री है जिसके साथ उनकी भाभी के बड़े क्लोज रिश्ते हैं, शायद भाई ने बताया हो, पड़ोसियों तक को तो पता था। अब जब इस रिश्ते की कहानी आई तो पुलिस के भी कान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि चलो अब तफ्तीश करते हैं। अब पहली बार पुलिस ने तफ्तीश ढंग से करनी शुरू की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो देखा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक दूसरे कैमरे में एक दूसरी गाड़ी इस कार को लगातार फॉलो कर रही थी। और फिर एक विटनेस था जिसने बताया कि एक गाड़ी में बैठकर ये लोग भागे दूसरी, तो वही कार थी जो फॉलो कर रही थी। अब ये लिंक जुड़ा, तब पुलिस को लगा उधर कहानी पता चली। अब पुलिस ने राजेश के कॉल डिटेल को खंगाला। अब और किसको खंगालें, तो भाइयों ने भाभी पर शक जताया, तो पिंकी के कॉल डिटेल खंगाले गए 4 नवंबर की मॉर्निंग की। उसमें उस वक्त के जो नंबर मिले तो उसमें एक नंबर मिला शैलेंद्र सोनवरकर का। अब उसका नाम इन लोगों ने सुन रखा था, राजमिस्त्री। अब सुबह सुबह सैटरडे के दिन 5:30-6 बजे कॉल क्यों? पुलिस ने शैलेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। अच्छा, इससे पहले उन लोगों ने मोबाइल का जो लोकेशन देखा तो इत्तेफाक से शैलेंद्र का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है और पिंकी का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल ने क्लियर कर दी। इसके बाद शैलेंद्र को उठाया गया, थोड़ी उसकी खातिरदारी की गई, फ़ौरन तोते की तरह बोलना शुरू किया, सारी कहानी उगल दी। इसके बाद पिंकी को बुलाया गया जो अब तक रो रही थी लगातार इतने दिनों से। तो पिंकी ने भी फिर धीरे धीरे सब उगल दिया कि रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि राजेश गौतम को एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया और उसे दिखाया गया रोड एक्सीडेंट। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि एक बीवी जो अपने पति को मारकर उसकी बेशुमार दौलत पर राज करना चाहती थी अपने आशिक के साथ, उससे शादी करके
पति तो चला गया, ये खुद जेल चली गई, दौलत वहीं रह गई और अब ज़िंदगी में ये दौलत न उसके कभी हिस्से में आएगी और ज़िंदगी में शायद उसे कभी वो शैलेंद्र भी अब नहीं मिलेगा जिससे वो प्यार करती है, या शैलेंद्र जो पिंकी से प्यार करता है, क्योंकि दोनों अब सलाखों के पीछे होंगे और 302 का मामला है। उम्र कैद तो कहीं गया नहीं, तो उम्र कैद पूरी उम्र और पूरी जवानी तो सलाखों के पीछे होगी। बुढ़ापे में मालूम नहीं, अगर कुछ रहम खाया कानून ने और दोनों को छोड़ दिया, तब तक इनका प्यार का बुखार उसी तरह बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इस चक्कर में 2 बच्चे यतीम हो गए, इसलिए कि बाप तो दुनिया में रहा नहीं उन दोनों बच्चों का, और माँ का साया भी छिन गया क्योंकि वो गुनहगार है और कानून उसे अपने साथ ले गई। तो न माँ रही और न बाप, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं वो यतीम हो गए। काश ऐसे क्लाइमेक्स, ऐसे अंजाम अगर पहले सोच ले लोग तो बहुत सारे जुर्म होने से ही रुक जाए, करें ही नहीं। लेकिन क्या करें, लालच और इंसानी ख़तरनाक जो दिमाग है ना, वो मानता नहीं है और इसीलिए इस तरह के जुर्म होते रहते हैं।